जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड से नमक नामक कहानी की सरल व्याख्या समझेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आपके लिए इस कहानी की संपूर्ण सरल व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। नमक कहानी जो रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित है। इस कहानी के दो भाग हमने बनाए हैं। ये पहला भाग है। पहले भाग में रजिया सज्जाद जहीर का जीवन परिचय, कहानी का मूल भाव, उसका संदेश और कहानी की व्याख्या ये प्रस्तुत है। और दूसरे भाग में इसका बाकी का शेष भाग आपको मिलेगा। दोनों भाग पूरे पाठ को समझने के लिए देखना अत्यंत आवश्यक है। ये पाठ आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए, ये है रजिया सज्जाद जहीर जो इस कहानी की लेखिका हैं, एक संवेदनशील लेखिका है। तो आइए देखते हैं लेखिका का परिचय। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, ये इनका कहानी संग्रह है, उर्दू कहानी संग्रह है। और सम्मान प्राप्त हुआ इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड इस सम्मान द्वारा सम्मानित की गई हैं। और 18 दिसंबर 1979 को इनका देहावसान हुआ। तो ये रजिया सज्जाद जहीर का संक्षिप्त परिचय था। आगे देखते हैं। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका हैं। उन्होंने घर पर बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद में उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं, यानी कि अनुवादित हो चुकी हैं। इसके आगे देखते हैं कि रजिया सज्जाद जहीर इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास व बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। भाषा शैली में उर्दू लेखिका रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। आगे देखते हैं कि नमक कहानी का मूल भाव क्या है। इस कहानी में लेखिका क्या संदेश देना चाहती है। नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं।
कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैरकानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर-उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, लेकिन यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। तो इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक चित्रण है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा हुआ है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को नहीं भुला पाए हैं। लेखिका आशा करती हैं कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी और इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। पुनर्वासित का मतलब है जब भारत और का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान दो देश बन गए, तो भारत में रहने वाले मुस्लिम्स को ये भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बसना पड़ा और पाकिस्तान की सीमा में रहने वाले लोगों को भारत में आकर बसना पड़ा। तो अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ये दूसरे स्थानों पर बसा दिए गए। तो एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्भित है कि उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कहानी को पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी अपनी जन्मस्थली के लिए गहरा लगाव है, उनके खत्म हो जाने के बाद रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी क्या खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? यह सवाल लेखिका हमारे लिए छोड़ जाती हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं बहुत ही मार्मिक कहानी नमक, रजिया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखित। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई कि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थीं। शब्दार्थ देखते हैं। कदर यानी किस प्रकार, किस भांति। जिस्म यानी शरीर। नेकी मतलब भलाई या अच्छाई। मोहब्बत यानी प्यार। रहम दिली यानी दयालुता। और मुहर्रम मुसलमानों का एक त्योहार है। तो यहाँ पर सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई क्योंकि वह उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफ़िया की माँ के समान ही भारी भरकम शरीर, छोटी चमकदार आँखें जिनमें प्रेम, भलमन साहत और करुणा की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसकी माँ जैसा ही चेहरा था, वैसा ही बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठीं और उसे बताने लगीं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया,
जिंदा दिली की तस्वीर। नफीस यानी साफ सुथरे स्वच्छ, उम्दा यानी बेहतरीन। सफ़िया के बारे में घर की बहू ने सिख बीबी को बताया कि सफ़िया मुसलमान है, वे अपने भाइयों से मिलने कल सुबह लाहौर जा रही हैं। भाइयों को उसने कई सालों से नहीं देखा है। तो सिख बीबी ने सफ़िया के पास आकर वो बैठ गईं और बताने लगीं कि लाहौर बहुत प्यारा शहर है, वहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं। लाहौर निवासी जिंदा दिली और सैर सपाटे का आनंद लेते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो यहाँ पर लेखिका ने ये बताया है कि आज सफ़िया के मन में देखो धर्म की कोई दीवार नहीं है। वह पड़ोसी के घर में कीर्तन में जाती है और वहाँ पर उनकी मुलाकात सिख बीवी से होती है, जो अभी भी अपना वतन लाहौर ही मानती हैं। लाहौर की याद में वो इतनी भावुक होती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और सफ़िया को सिख बीबी बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई देती हैं। बिल्कुल पूरी पर्सनालिटी माँ से मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा पहनावा ओढ़ावा सब कुछ उनकी माँ से मिलता है। इसलिए सफ़िया के मन में उनके प्रति एक आत्मीयता जाग उठती है। तो लेखिका ने ये बताया है कि ये कटु सत्य है कि नक्शे पर मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जनता नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि जमीन तो बढ़ जाती है पर जनता का अपने मूल स्थान से लगाव हमेशा बना रहता है। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो लाहौर जा रही हैं, सिख बीबी आकर उनके पास बैठ जाती हैं और लाहौर की यादें ताज़ा करने लगती हैं, लाहौर की प्रशंसा करने लगती हैं कि हमारे लाहौर के लोग कैसे होते हैं। तो हम और आखिरी में कहती हैं, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। मतलब वो अभी भी अपने दिल्ली में बसने के बाद भी वो अपने लाहौर को नहीं भूली हैं। आत्मा उनकी लाहौर से ही जुड़ी हुई है और वो लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। फिर पलकों पर कुछ सितारे फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती, साडा लाहौर। साडा लाहौर मतलब हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे लाहौर दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक ले आना। दूधिया आंचल मतलब उनका सफ़ेद दुपट्टा जो है दूध की तरह सफ़ेद, उस आंचल में उनकी आंखों से आंसू गिरकर टपक जाते हैं और वो बहुत भावुक होती हैं। और अंत में फिर वो जब कहती है सफ़िया कि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो वो क्या मंगाती हैं, कहती हैं, ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। 15 दिन यूं ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस नहीं चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। दोस्तों अजीज़ों की ये हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा था, कोई कुछ। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? तो सफ़िया को आए 15 दिन हो गए, पता ही नहीं चला ये 15 दिन कैसे बीत गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब वो भाइयों से मिलने आई तो भाइयों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। दिन रात वो उसकी खातिरदारी में लगे रहते थे। दोस्तों की मोहब्बत, पुराने दोस्त जो थे उनके, उनसे मिलना जुलना, जो जो रिश्तेदार, अजीज अजीज यानी बहुत चाहने वाले करीबी लोग।
तो कोई कुछ गिफ्ट ला रहा है, कोई कुछ गिफ्ट ला रहा है उन्हें देने के लिए। सफ़िया के सामने बड़ी समस्या है, पैकिंग करते समय अब उसे वापस लौटना है, कहाँ रखें, क्या रखें? और सबसे बड़ी समस्या थी नमक की पुड़िया। तो उन्होंने सोचा कि भाई पुलिस अफ़सर है तो वो सही सलाह दे सकेगा, इसलिए उसने पूछा कि क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं क्या? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वो झुंझला गईं। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मँगवाया है। भाई कुछ समझ ही नहीं पाया, क्योंकि माँ का ज़िक्र था। माँ का ज़िक्र क्यों आया? वो तो बँटवारे से पहले ही मर चुकी थीं। ज़रा अब ये माँ की बात कहाँ से करने लगी? ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुज़रना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी-वैसी निकल आई, तो आपके सामान की चिंदी-चिंदी बिखेर कर रख देंगे कस्टम वाले। कानून जो ठहरा। तो सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के के लिए मना कर दिया, क्योंकि भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, अतः उन्हें पाकिस्तानी नमक ले जाने की क्या ज़रूरत है, उसने ये समझाया। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर सामान की चिंदी चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर अपमान भी होगा। ये भाई ने ये समझाने का उन्हें प्रयास किया, पर वे बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं कोई चोरी से ले जाऊंगी क्या? छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत करेंगी। कानून कानून है। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। भाई कहता है, हाँ वे मशीन तो नहीं होते। तो सफ़िया को कानून की परवाह नहीं है, वह केवल एक सेर नमक ले जाना चाहती है जिसका बाजार मूल्य तो कुछ भी नहीं है, पर मानवीय और भावनात्मक मूल्य बहुत ज़्यादा है। वह उस भावनात्मक मूल्य के सामने कानून की पेचीदगियों की परवाह बिल्कुल नहीं करती है। तो सफ़िया लाहौरी नमक को कस्टम वालों को दिखाकर ले जाना चाहती थी, जबकि उसका भाई उसे नमक नहीं ले जाने देना चाहता था। इसलिए दोनों में बहस हो गई और बोली कि ये तो आप बहुत गलत करेंगी, कानून तोड़ने का जो काम कर रही है वो बहुत गलत काम कर रहेंगी। तो सफ़िया ने कहा कि इंसानियत का भाव कानून से बढ़कर मूल्यवान होता है, और वो जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो कोई भाव शून्य व्यक्ति थोड़ी होते हैं, वो भी तो इंसान होते हैं, वो भी भावनाओं को समझते हैं। तो भाई ने कहा, हाँ मशीन तो नहीं होते, पर आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो शायर भी नहीं होते हैं। तो शायर यहाँ पर जो शब्द है, उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। शायर लोग जो होते हैं, इसलिए लेखिका ने कहा कि महान मानवीय भावनाओं का प्रतीक यहाँ पर कहा गया है। शायर जो होते हैं वो महान मानवीय भावनाओं के प्रतीक होते हैं। तो उन्होंने कहा उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह अपनी ड्यूटी ना करे, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी स्मगल की हुई चीज़ नहीं, कोई ब्लैक मार्केट का माल नहीं। भाई परेशान हो गया, बोला अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, अदीब यानी साहित्यकार, और सभी साहित्यकारों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घुमा हुआ होता है। तो भाई ये कह रहा है कि जो लेखक कवि और साहित्यकार होते हैं, ये दुनिया से अलग प्राणी होते हैं, थोड़ा सा ये अलग सोच वाले व्यक्ति होते हैं। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले जा नहीं पाएंगी और बदनामी मुफ्त में आप हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता, तो यह दुनिया कुछ और ही हो जाती भैया, कुछ बेहतर जगह हो जाती भैया। तो लेखिका ये कहना चाहती हैं कि यदि सभी का की सोच जो है वो लेखक, कवियों और साहित्यकारों की तरह हो जाती, तो ये दुनिया बेहतर जगह हो जाती, क्योंकि ये लोग मानवता और इंसानियत को महत्व देने वाले लोग होते हैं, भावनाओं को महत्व देने वाले लोग होते हैं। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया।
अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर-उधर फैली चीज़ें धीरे-धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद हो गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं, एक तो वह छोटी-सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफ़ा। कीनू जो होता है वो संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल होता है। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी चीज़ थी वो नमक की पुड़िया। दोनों को कैसे पैक किया जाए, कहाँ कैसे ले जाया जाए, समस्या ये थी। कीनू तो ले जा सकती थी, लेकिन नमक ले जाने की मनाही थी। पर नमक की पुड़िया ले जाना बेहद आवश्यक था, क्योंकि वो सिख बीबी ने मंगाया था और ये सफ़िया के लिए बहुत सम्मान की बात थी। और ये सफ़िया के लिए एक कमिटमेंट था कि वो नमक की पुड़िया लेकर आएगी। जब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था, अब तक भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे-धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया, तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? इच्छा, अच्छा, लेखिका सोचती, अच्छा अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए, तो इतने कीनुओं के ढेर में से भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं नहीं जी, नहीं जी, फलों की टोकरियों को आते वक्त भी किसी की भी नहीं देखी गई थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा, उसने डिसाइड किया और कीनू कालीन पर उलट दिए। टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने किसी अपने प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठकर वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, कि कोई शहजादा था जो अपनी जांघ को चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था, और कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि हीरा उसकी जांघ में छिपा हुआ है। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें ये नमक छुपा लेती। उसने एक आह भरी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भावना से अभिभूत सफिया अपने छोटे भाई पुलिस अफसर से तर्क वितर्क कर रही थी और अब तक सिख बीबी की भावनाओं में ही बह रही थी। भाई से कोई आश्वासन ना मिलने पर उसने बुद्धि के द्वारा उपाय सोचना प्रारंभ किया और विचार कर ही रही थी कि नमक की पुड़िया कैसे लेकर जाएं। सफिया के मन में द्वंद्व था कि नमक को हाथ में लेकर चलूं और कस्टम वालों के सामने रख दूं। फिर विचार उठा, नहीं, ये कस्टम वाले ना जाने दें तो मजबूरी है, मैं नमक छोड़ना पड़ेगा। फिर भाव आता है उसके मन में कि हम सैयद हैं, वादा करके निभाना चाहिए। माँ से जो वादा करके आई हूँ, उस वादे का क्या होगा? इस सारे द्वंद्व से निकलते हुए सफिया ने निर्णय लिया कि नमक की पुड़िया कीनुओं की टोकरी की तह में रख ली जाए। फलों को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आते वक्त भी उसने चेक देखा था कि लोग भारत से केले ले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले फलों की टोकरी चेक नहीं कर रहे थे, तो उसे ये आइडिया सही लगा। तो सफिया ने नमक को कीनू की टोकरी की तह में रखने का फैसला इसलिए कर लिया क्योंकि उसे कस्टम अधिकारियों की नज़रों से बचाना था। कीनू की टोकरी के नीचे दबा हुआ नमक सफिया को ऐसे लग रहा था जैसे किसी परिजन को उसने कब्र में दबा दिया हो। क्यों, उसे हर हाल में नमक ले जाना था। वह उसकी नज़रों में एक मूल्यवान तोहफा था, इसलिए नमक उसे बहुत मूल्यवान प्रतीत हो रहा था, बहुत प्रिय प्रतीत हो रहा था। सफिया को बचपन में सुनी ही शहजादों की कहानियां याद आने लगी। वह भी उन शहजादों की तरह अपने प्रिय तोहफे को किसी भी तरह सबकी नज़रों से बचाकर भारत ले जाना चाहती थी। ये लेखिका की नासमझी और नादानी है कि वह देवताओं के खौफनाक भूत या राक्षस समझती है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में शायद वो अनभिज्ञ हैं और
सफिया ने कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखा। पुड़िया के इधर उधर आसपास फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई पुड़िया। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।